नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग सेक्टर की आई ताज़ा तस्वीर की, जो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। किसी भी लिस्टेड बैंक का नेट एनपीए अब 1% तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि कई बैंकों का नेट एनपीए 0.2% से भी नीचे आ गया है। यानी एक तरफ बैड लोन्स पर लगाम लगी है, तो दूसरी तरफ बैंकों की कमाई लगातार मजबूत हो रही है। बैंकों का नेट प्रॉफिट करीब 19% बढ़ गया है और ये बढ़कर लगभग 1,20,00,000 रुपए तक पहुंच गया है। बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। क्रेडिट ग्रोथ करीब 12.45% है, यानी बैंकों की तरफ से दिए गए कुल लोन्स में पिछले साल के मुकाबले करीब 12.45% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डिपॉजिट ग्रोथ करीब 11.73% है। तो कम होता है एनपीए, बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट और मजबूत क्रेडिट ग्रोथ भारतीय बैंकिंग सेक्टर की बदलती और कितनी मजबूत तस्वीर को दिखा रहा है, और कैसे बढ़ेगी डिपॉजिट ग्रोथ की रफ्तार भी। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी मजबूत तस्वीर सामने आ रही है, और क्या कुछ वजह इसके पीछे रही हैं, और एनपीए की बात बताएं जो लगातार कम हो रहा है, उसकी क्या वजह है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है और किस तरह से ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर जो है फिलहाल काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, और इसकी वजह क्या है? किसी भी लिस्टेड बैंक का जो नेट एनपीए है वो 1% तक नहीं पहुंच पाया है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा रहता था और चिंता का विषय भी रहता था। और इसमें अच्छी बात यह है कि कई बैंकों का जो नेट एनपीए है वो 0.2% से भी नीचे आ गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनपीए आखिर है क्या, ये आप बताते हैं। अगर 90 दिनों तक ईएमआई या ब्याज ना चुकाने पर जो लोन होता है वो अगर कोई नहीं चुका पाता है, जो बैंकों से लेता है, तो वो एनपीए में बदल जाता है। आसान भाषा में एनपीए यानी बैंक का फंसा हुआ कर्ज, जो कि अब कम होता जा रहा है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि नेट एनपीए बताता है कि जो रिकवरी है और जो प्रोविजंस है इसके बाद जो जोखिम है, क्योंकि एनपीए जो है बैंकों का जोखिम कहा जाता था, तो अब ये जोखिम कम हो गया और ये यही बताता है कि ये जोखिम कितना बचा है। इसके साथ ही जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है, और वो बढ़कर 19% हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कुल नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो ये करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो एनपीए घट रहा है, नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम खर्च और प्रोविजंस की बात करते हैं तो इसके बाद बैंकों की जो कमाई है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी तेज हो गई है, और ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ये बढ़कर 12.45% के करीब पहुंच गई है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ा आंकड़ा है। अगर इसे बड़ा आंकड़ा क्यों कहते हैं ये भी बताते हैं। पिछले साल के मुकाबले बैंकों ने ज्यादा लोन्स दिए हैं, और ये इकोनॉमी में क्रेडिट डिमांड जो है उसके मजबूत होने का संकेत है। क्रेडिट डिमांड अगर मजबूत होती है तो अपने आप में अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसका ये एक बड़ा संकेत होता है। इसके साथ ही अगर हम बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ की बात करते हैं वो करीब 11.73% रहा है। ये थोड़ा कम है। ग्राहकों की जमा रकम जो है वो लगातार हालांकि बढ़ रही है, लेकिन ये जो प्रतिशत है कंपैरेटिवली कम कहा जा रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये कितना बड़ा संकेत है, किस तरह से जो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो क्रेडिट ग्रोथ से 0.72% पीछे है, इसका अर्थ क्या है ये भी आपको बताएंगे। लोन ग्रोथ तेज है और डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी इसमें धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो साफ है कि लोन ग्रोथ तो है, जो क्रेडिट देने की क्षमता है वो भी बड़ी है और लोग ले भी रहे हैं, एक लिक्विडिटी जो है वो बनी हुई है, लेकिन इसके साथ ही जो डिपॉजिट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही मजबूत होती हुई, यानी कि जो फायदा है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्रेडिट जो डिपॉजिट है इसका जो गैप है उस पर जो है नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह से ये जो तमाम आंकड़े हैं अपने आप में एक बेहतर तस्वीर भी पेश कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से एक सतर्क नज़र बनाए रखने भी ज़रूरी है। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। बैंकों के लिए सबसे बड़ी राहत बैड लोन्स यानी एनपीए में लगातार गिरावट है। जून तिमाही में
सभी लिस्टेड बैंक्स का नेट एनपीए 1% से नीचे रहा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.13% के साथ सबसे बेहतर रहा, जबकि इंडियन बैंक 0.15% पर रहा। वहीं बड़े बैंकों में एसबीआई का नेट एनपीए 0.38% और एचडीएफसी का 0.41% रहा। वहीं कुल ग्रॉस एनपीए करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 11.76% कम है। नेट एनपीए भी 9.51% से घटकर करीब 84,293 करोड़ रुपए रहा। यानी बैंकों की बैलेंस शीट से बैड लोन का बोझ लगातार कम हो रहा है। एनपीए घटा तो बैंकों की कमाई को भी फायदा हुआ। बैड लोन्स के लिए प्रोविजन 41.61% घटकर 25,448 करोड़ रुपए रह गया और इसका असर दिखा प्रॉफिट पर। जून तिमाही में लिस्टेड बैंक्स का कुल नेट प्रॉफिट करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए रहा। एसबीआई करीब 21,121 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ सबसे आगे रहा, जबकि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर कुल बैंकिंग प्रॉफिट का करीब आधा हिस्सा कमाया। यानी सीएसए रेशियो में ज्यादातर बैंकों को गिरावट का सामना करना पड़ा। यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन सस्ता डिपॉजिट जुटाना चुनौती बन रहा है और यही बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी चिंता है। क्रेडिट ग्रोथ करीब 17.48% रही, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 11.73%। मतलब बैंक जिस तेजी से लोन दे रहे हैं, उस तेजी से डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है। अगर ये अंतर लंबे समय तक बना रहा तो बैंकों को लोन ग्रोथ बनाए रखने के लिए दूसरे फंडिंग सोर्सेज पर निर्भर होना पड़ सकता है। इससे फंडिंग कॉस्ट और एनआईएम पर दबाव आने की आशंका रहेगी। यानी अब चुनौती एनपीए नहीं, बल्कि लोन ग्रोथ के लिए पर्याप्त और सस्ता पैसा जुटाना है। ग्रामीण बैंकिंग में भी तस्वीर बेहतर हुई है। रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीएस का कारोबार फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में 13.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड 10,176 करोड़ रुपए तक पहुंचा। ग्रॉस एनपीए 5.3% और नेट एनपीए 2.1% रहा। वहीं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़कर रिकॉर्ड 75.2% हो गया। आरआरबीएस ने इसी दौरान 54.98 लाख से ज्यादा नए पीएमजेडीवाई खाते भी खोले। यानी ग्रामीण बैंकिंग में भी प्रॉफिट, बिजनेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन तीनों मोर्चों पर सुधार दिखा है। तो बैंकिंग सेक्टर की ये जो ग्रोथ है, ये कितनी महत्वपूर्ण है, क्या है इन आंकड़ों का मतलब और क्या कुछ इसका होगा असर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं एसबीआई के, और तमाल बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरस्कार विजेता हैं, पुरस्कार विजेता लेखक हैं और स्तंभकार हैं, कंसल्टिंग एडिटर भी हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी लिस्टेड बैंक का एनपीए 1% तक नहीं पहुंच पाना, ये कितना बड़ा बदलाव है? क्योंकि एनपीए जो है ये बैंकों की चिंता पूर्व में अगर देखते हैं तो हमेशा ये बना रहता था। अब ये किस तरह से इसमें मजबूती दिखाता है अगर बैंकों की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं? दूसरा, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में जो एसेट क्वालिटी बढ़ी है, उसका भी ये एक संकेत है? जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। इतना ही कहूँगा कि ये जो अभी एनपीए की पोजीशन दिखाई दे रही है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, इसके पीछे काफ़ी कुछ मेहनत की गई है पिछले गत वर्षों में, और वो इन द शेप ऑफ अंडरराइटिंग जैसे हम करते हैं, जिस तरह से लोन दिए जाते हैं, तो उसमें जो बदलाव आया है रिस्क असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद रिस्क असेसमेंट के बाद अंडरराइटिंग के बाद जो है, जब कलेक्शन में जब उसमें एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है, इसी कारण से जो है बैंकों का जो असेट क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और दूसरा कारण ये है कि गत वर्षों में इवन जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके यहाँ भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बोरिंग हो रही है, और उन लोगों को भी आईबीसी के आने के बाद ये एहसास हो गया है कि इरेशनल बोरिंग के कारण जो है वो अपने एंटरप्राइज का कंट्रोल भी लूज कर सकते हैं, और इस कारण से उनकी बोरिंग बहुत ही जो है समझ-बूझ से हो रही है, और उसके कारण जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एनपी है वो बहुत ही कम हो चुका है।
इसके अलावा जो रिटेल सेक्टर में एनपीए है, अधिकतर रिटेल सेक्टर के लोन्स जो हैं या तो हाउसिंग लोन है, और हर कोई ये जानता है कि उसके लिए एक घर और एक छत बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो भी अपना ईएमआई समय से पे करते हैं, और इस असेट क्वालिटी में अक्सर एनपीए कम ही रहता है। इसके अलावा जो लोन में ग्रोथ हुई है वो गोल्ड लोन्स की ग्रोथ है, जिसमें कि टेंजिबल सिक्योरिटी की बेसिस पर लोन दिया जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि स्ट्रक्चरली भी इसमें काफ़ी कुछ काम किया गया है, और बैंकिंग और बैंक्स को भी अपने अंडरराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और जहाँ तक एनपीए कम होना एक किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके चलते जो है बैंक्स का प्रॉफिट और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, रिटर्न ऑन एसेट इम्प्रूव कर जाता है, और रिटर्न इम्प्रूव करने से जो क्लॉबैक है, जिससे कि कैपिटल जो है बैंक्स की बढ़ती है, उस कैपिटल के बढ़ने से बैंक्स की एबिलिटी टू लेंड वो कहीं इम्प्रूव हो जाती है। तो हम जिस कगार पर हैं, जबकि जो है भारतवर्ष को आगे बढ़ना है और अधिकाधिक लोन की आवश्यकता रहेगी, ऐसी स्थिति में बैंक्स की एसेट क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मैं इस विषय में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि बैंक्स ने अपनी एसेट क्वालिटी को इस तरह से इम्प्रूव किया है, और आने वाले दिनों में भी ये रिस्क को मद्देनजर रखते हुए अपनी अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस को बहुत सुदृढ़ बनाएंगे, और जिससे कि आने वाले दिनों में भी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इम्पैक्ट ना हो, और बैंक्स जो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। धमाल जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आप इस तस्वीर को बताना चाहेंगे जब ग्रॉस एनपीए में करीब 11.76% की कमी आई है और नेट एनपीए में 9.51% की कमी आई है। ये जो है ये आंकड़ा जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, और क्या ये सिर्फ रिकवरी का असर है या बैंकों की जो लेंडिंग क्वालिटी है वो भी बेहतर हुई है? किस तरह से बताना चाहेंगे? धन्यवाद। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो एक्चुअली खरा साहब ने तो बोल दिया आपको क्यों बैंक का कैसे अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, बोथ रिस्क मैनेजमेंट एंड अंडरराइटिंग। बट खरा साहब ये एक बेहतर बात रिस्क नहीं, मैनेजमेंट को भी दिखाता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि बट खरा साहब ये कह नहीं इससे ओरिजिन कैसे हुआ। इसका ओरिजिन था एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएटिव था। रघुराम राजन जब आरबीआई का गवर्नर थे उसी टाइम आरबीआई ने एक चालू किया। ये दुनिया में कहाँ पे इस तरह का इनिशिएटिव कोई सेंट्रल बैंक नहीं लिया। उसको बोलता था AQR, एसेट क्वालिटी रिव्यू। ना इसका मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक वालों को बोला देखो भाई, आप लोग जब कर रहे हैं ऑडिटिंग कर रहे हैं और आपको सब नंबर दिखा रहे हैं, हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोगों का ऑडिटर आपका किचन और बेडरूम में जाके चेक करेंगे आपका सही क्या है गलत क्या है। क्या था 2012, 13, 14, 15 उसी टाइम बैंकिंग सेक्टर का डिपॉजिट ग्रोथ बहुत था और कॉरपोरेट सेक्टर उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ले लिया। और बहुत सारी कॉरपोरेट एंटिटीज़ है जो क्या होता है मैडम, कोई भी जब आप बिजनेस कर रहे हैं आपके पास डेट इक्विटी रेशियो होते रहता है। डेट होना चाहिए खुद का, सॉरी इक्विटी होना चाहिए खुद का, और डेट बैंकिंग सिस्टम्स के लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम कॉरपोरेट हाउसेस, नॉट ऑल कॉरपोरेट हाउसेस बट कोई कोई कॉरपोरेट हाउस था कि कुछ डेट उनका कुछ इक्विटी नहीं था, वो बैंक वाले से ही डेट इक्विटी दोनों ले रहे थे। तो उसी टाइम आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन डिसाइड किया AQR करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा एक किताब में इसके बारे में मैंने लिखा। उन लोग आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर सब जाके उसी टाइम अरुण जेटली अर्थ मंत्री था भारतवर्ष का, उनको कन्विंस किया और गवर्नमेंट में कन्विंस हुआ ऐसे करना चाहिए। और उसका जो पिटफॉल है, उसका जो अदर साइड है, जो बैंक का बैलेंस शीट में ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को आरबीआई कन्विंस किया था। इसके लिए आप देखिए मेरे ख्याल से 2018 में गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो रिकैपिटलाइजेशन फंड 2 लाख करोड़ का भी ज़्यादा बजट में अनाउंस किया। वो कभी तक नहीं हुआ, वो सबसे ज़्यादा 90 से चालू हुआ। बैंक का कैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट दे रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन बैंक है, लेकिन वो है सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा। तो क्योंकि बैंक का हालत इतना ख़राब था, रघुराम राजन का ये पता था आरबीआई का, जो बहुत किस्सा वापस आएगा।
उसका प्रॉब्लम यही था, उसका जो अपना रिस्क मैनेजमेंट बोलिए, अंडर राइटिंग बोलिए, सिस्टम के उतना कोई अच्छा नहीं था। और दूसरा बात था, जो बोलता है इंग्लिश में जिसको बोलेगा हार्ड मेंटालिटी, एक बैंक कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। अब मान लीजिए खरा साहब का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका ताकत अलग है, उसका बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ अलग है, वो किसी को 5,000 करोड़ लोन दे रहे हैं, और छोटा सा बैंक, मैं नाम नहीं बोलूँ उसका, उसका उतना ताकत कुछ नहीं है, लेकिन वो भी उसका पीछे पीछे चला गया, वो भी 500 करोड़ दे दिया, और कोई कोई मतलब असेसमेंट कुछ किया नहीं। तो ये रघुराम राजन चालू किया, पूरा गवर्नमेंट से सपोर्ट में चालू किया, और उसके बाद रघुराम राजन का जो अनफिनिश्ड वर्क है, उनका जो सक्सेसर, जो गवर्नर जो आया, जो उनको रिप्लेस किया था, वो पूरा उसको कंप्लीट किया। और बिल्कुल। उसी टाइम कैसे हुआ था मैडम, एटलीस्ट 2 बैंक था पब्लिक सेक्टर में जिसका ऑलमोस्ट 1/3 नहीं तो 30% के नज़दीक एनपीए चला गया मतलब था। कहने का मतलब ये है कि जो बैंकिंग क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं और भविष्य की जो संभावनाएं, उनको समझा गया और उनके मुताबिक जो है कदम उठाए गए। चर्चा जो है हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीटी न्यूज के साथ। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, जिसको हम बहुत कॉमन इन्फेक्शंस में जाना जाता है, क्या होता है? जो नॉर्मल यूटीआई होता है वो ब्लैडर के इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ही कहते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं? सिंपल टेस्ट होता है यूरिन रूटीन। आप यूरिन रूटीन देके और उसका एनालिसिस करके आप देख सकते हैं, उसमें पल्स, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस और नाइट्राइट पॉजिटिव आता है। दैट इंडिकेट्स कि आपको यूटीआई है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जब हम क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो भी 17.48% है और बताया जा रहा है कि ये भी जो है बड़ी है। इसका अर्थ क्या है बैंकों के लिए भी और उपभोक्ताओं के लिए भी? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली क्रेडिट ग्रोथ जो है वो रियल इकोनॉमी की ग्रोथ से लिंक हो रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 7% के करीब ग्रोथ और 5% के करीब इन्फ्लेशन को देखते हुए 12% का ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी का रियल टर्म्स में ग्रोथ है, और उस ग्रोथ के चलते हुए 3 से 4% ऊपर क्रेडिट ग्रोथ हो सकता है। तो तकरीबन 15 से 16% तक का क्रेडिट ग्रोथ होना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, जो कि होना भी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इसमें जो 17% की क्रेडिट ग्रोथ है, ये थोड़ा एक बिजी सीजन में नॉर्मली ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ रहती है, और अगर इसको हम एवरेज वो पूरे साल भर की ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन 15 से 16% तक की ग्रोथ की मैं उम्मीद करता हूँ। और जहाँ तक डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल है, यहाँ उसमें 12% के करीब का क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ है, और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो एफसीएनआरबी स्कीम के द्वारा डिपॉजिट आ रहा है, उसके चलते डिपॉजिट का ग्रोथ का परसेंटेज भी, जब ये स्कीम खत्म होगा बाय एंड ऑफ दिस मंथ, तो वो भी एक बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर पर आ जाएगा। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक डिपॉजिट एज एन एसेट क्लास फॉर द कस्टमर, उनके लिए वो हमेशा इवेल्युएट करते हैं कि कस्टमर हमेशा इवेल्युएट करता है कि उसको कहाँ बेटर रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो उसके चलते थोड़ा म्यूचुअल फंड्स भी एक अट्रैक्टिव एसेट क्लास बन चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो एक मार्केट का रियलिटी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी कि बैंक्स को अगर लोन करने के लिए उनके पास मल्टीपल और सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि टियर 2 बॉन्ड वगैरह भी जो है वो लोग रेस कर सकते हैं, या सीपी वगैरह भी रेस करके जो है लोन दे सकते हैं। तो मेरा सीडीज वगैरह के माध्यम से भी बिल्कुल। डिपॉजिट तमाल जी रेस से कर भी इस सकते पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तमाल जी, जो क्रेडिट ग्रोथ है और इसके साथ ही जो डिपॉजिट ग्रोथ है, इसका जो अंतर है, इसको पाटना कितना ज़रूरी है और इसके लिए क्या कुछ कदम जो हैं ज़रूरी होंगे? ये थोड़ा स्ट्रक्चरल इश्यूज है। आप देखिए, इंडिया का जो मार्केट है और बाहर का मतलब जो जो इतना डेवलप मार्केट है, आप देखिए इंडिया का जो कॉरपोरेट सेगमेंट बोलिए, रिटेल सेगमेंट बोलिए, सबका बैंक का ऊपर उनके डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो डेवलप मार्केट्स है
उनके दूसरा मार्केट रहते हैं जिसको बॉन्ड मार्केट आप बोलिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट वगैरह। तो इंडिया में पिछले 25 साल हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इतना होना चाहिए, कॉर्पोरेट को बॉन्ड मार्केट में एक्सेस होना चाहिए वगैरह। ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है। सो एक है स्ट्रक्चरल इश्यूज, आवर डिपेंडेंस ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर का डिपेंडेंस, कस्टमर का डिपेंडेंस ऑन बैंकिंग सिस्टम इज टू मच। तो उनके लिए हम लोग का थोड़ा स्ट्रक्चरल इशू को एड्रेस करना है। उसके मतलब जो पुराना है, कुछ नहीं नया बोलो में, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और बहुत बड़ा, उनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। दैट इज द वन साइड ऑफ द स्टोरी। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ये पैसा कहाँ पे जा रहे हैं। अब बैंकर लोग बोल रहे हैं, उदय कोटक शायद एक बार बोला, ग्रोइंग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। उससे मतलब क्या है, आपके पास पैसा था, मेरा पास पैसा था, हम लोग पहले पूरा बैंक क्रेडिट में ही देते थे, लेकिन अब रियलाइजेशन है नहीं, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा उसी जगह में जाऊँगा। तो इसके लिए आप देखिए SIP का, देखिए SIP बैंक डिपॉजिट से कम्पीट कर रहे हैं, कभी कभी SIP का बहुत बड़ा हो रहा है, बैंक डिपॉजिट से भी आगे बढ़ रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इक्विटीज़ में। और भी देखिए सेबी का स्टडी है कितना नुकसान हो रहा है ऑल्सो। लास्ट स्टडी है 2-3 दिन पहले जिस सेबी का स्टडी आया FNO में, उसका नुकसान थोड़ा कम हुआ, लेकिन पिछले 2 साल में बहुत 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 सारी 90% सेविंग डिपॉजिट है उसको ज्यादा आकर्षक बनाने तो की जरूरत है। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। बने रहिए DD न्यूज के साथ। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से, सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। गांव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा UPI। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश, ये मेरा UPI। UPI के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, कम NPA होने का जो मतलब है वो ये भी है कि बैंक्स अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और रिटेल सेक्टर्स को क्रेडिट दे सकते हैं, और उसके साथ ही जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में मजबूती की बात कही जा रही है, तो ये पहले से जो बैंक्स हैं रेजिलिएंट ज़्यादा हुए हैं और किसी भी इकोनॉमिक शॉक को झेलने के लिए भी ज़्यादा तैयार हैं। जी, इस विषय से मैं पूरा सहमत हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष की ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आने वाले दिनों में। और उसके अलावा MSME जो कि एक जॉब प्रोवाइडर की तरह से भी सामने आ रहा है, उसको भी सपोर्ट करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। और हाल फिलहाल जिस तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है पब्लिक इकोसिस्टम में, उसके चलते इवन अंडरराइटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है फॉर MSMEs की, और हुई भी है पिछले गत वर्षों में। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पिछले कुछ सालों में MSME की ग्रोथ जो है, तो कुछ बैंकों में तो वो 20% से भी अधिक की ग्रोथ देखने को मिली है। और उसका कारण यही है कि बैंक्स के जो अधिकारी हैं उनको उनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है MSME का, उसमें एक कॉन्फिडेंस आया है, और वो कॉन्फिडेंस जो है डिजिटाइजेशन के चलते आया है। तो इस कारण से इस कॉन्फिडेंस के कई मायने हैं। तमाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो RRBs हैं उनका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, चाहे क्रेडिट डिपॉजिट की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो ये ग्रामीण भारत में बढ़ती हुई क्रेडिट डिमांड और फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक जो मजबूत तस्वीर को दिखा रहा है, ये अपने आप में कितनी अहम हो जाती है? नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आप देखिए, आई थिंक इट्स ए ग्रेट स्टोरी। इंडिया का जो स्टोरी है,
दुनिया में कहाँ पे भी नहीं हुआ जिस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। आप ऐसे में आप IMF डेटा देखिए और वर्ल्ड बैंक का डेटा देखिए, जो इंक्लूसिव पार्ट हुआ वो तो हो गया। PMJDY का जो प्रोग्राम है वो भी बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, UPI भी बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। लेकिन क्या होता है मैडम, ये जो बैंकिंग का एक साइकिल होता है, तो उसी टाइम आप देखिए, पिछले देखिए 2007 और 2009 का बीच में और मेरा अपना क्रेडिट ग्रोथ था 27-28%, जी, और इकोनॉमिक ग्रोथ था मेरे ख्याल से बिटवीन 8 और 9%। सो 3 टाइम्स क्रेडिट ग्रोथ हो रहे थे। और उसके बाद साइकिल घटक गया, वो बीच में बहुत बड़ा खराब टाइम था। अभी इसी टाइम हम लोग गुड साइकिल में हैं, लेकिन वो कहाँ तक चलेगा? बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर इसे बनाए अगर रखने के लिए बेहद सतर्क रहना ज़रूरी है। लगातार जिस तरह से निगरानी की जा रही है, वो जो प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए। दिनेश जी आपका और धमाल जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, चाहे NPA हो, चाहे लाभ हो, चाहे क्रेडिट ग्रोथ हो और चाहे कैपिटल पोजीशन हो। चारों संकेतक ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय बैंकिंग सेक्टर में मजबूती आई है और ये जो ग्रोथ का सिलसिला है ये लगातार बढ़ रहा है, जिसका इकोनॉमी पर भी चौतरफा असर पड़ता है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।